आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आइज। एक गहरी सांस लीजिए, आहिस्ते से सांस को छोड़िए। अभी अगली बार नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए, साधारण ब्रीदिंग कीजिए, आंखें बंद रखिए। अगली बार जब मैं कहूँगा गहरी सांस लेके सांस को छोड़िए, तो सांस छोड़ते समय नाक से मत छोड़ना, मुंह से सांस को छोड़ना, और सांस को स्लो मोशन में छोड़ना। धीरे 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 करके एक्सटेंडेड समय लेना, कुछ ज़्यादा समय ले लेना सांस को छोड़ने के लिए। परंतु सांस जब अंदर खींचेंगे, वो रैपिडली, तेजी से सांस को अंदर खींचेंगे और धीरे धीरे करके मुंह से सांस को छोड़ेंगे। सांस अंदर लेते समय आप मुंह से भी ले सकते हो, नाक से भी ले सकते हो, और दोनों से भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर सांस छोड़ने का पद्धति जो है वो केवल मात्र एक्सक्लूसिवली मुंह से सांस छोड़ना है, स्लो मोशन, स्लो मोशन में सांस को छोड़ना है। चलिए, आंखें बंद, एक गहरी सांस लीजिए, आहिस्ते से सांस को छोड़िए। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग, साधारण तरीके से सांस क्रिया चलाते रहिए। याद रहे, पैरों को क्रॉस नहीं करना है, यानी एंकल्स को क्रॉस करके मत बैठना, और पैरों को ऐसे मत रखना कि जो टोज हैं या बॉल ऑफ द फुट है उसके भरोसे रखे हुए हैं, वैसा करके नहीं। पैर सपाट होना चाहिए। पैर में चप्पल जूते पहने हैं, नो प्रॉब्लम, खाली पैर है, नो प्रॉब्लम, पर पैर, दोनों पैरों को सपाट रखिए, और दोनों हथेली आपके जांघों के ऊपर, थाइस के ऊपर सपाट। हाथों की उंगलियां खुली रह सकती है। एल्बोज जो है, कोहनी जो है, उसको बाहर की तरफ मत फैलाना। कोहनी आपके शरीर के पास में ही है, और झुला दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए कोहनी को, नीचे की तरफ झूल रही है कोहनी। सीधा रखिए, बैठिए, जहां तक हो सके पीठ सीधा रखिए, गर्दन सीधा रखिए, सिर को भी सीधा ही रखिए। अब मन में जरा सोचिए, अगर आप मिलिट्री में होते तो, और अगर हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो सोचिए कि आप मिलिट्री में हो और आप परेड ग्राउंड पे हो। वहां पे अभी अभी आपको कहा गया है सावधान या अटेंशन, तो आप कैसे करके खड़े हो जाओगे फिर? सतर्क होके खड़े होगे ना, अटेंटिव तरीके से खड़े होगे। तो अभी जो बैठे हो, अटेंटिव तरीके से बैठो, यानी कमर एकदम सीधा करके, पीठ सीधा करके, और सिर जो है वो भी सामने की तरफ है, गर्दन सामने की तरफ है, पर सिर को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखा है, हल्का सा। जैसे साइकोलॉजिकल बात है ये। लोग कहते हैं ना कि सिर झुका के मत चलो, जीवन में, दुनिया में चलना है सिर उठा के चलो। तो फिजिकली सिर को ज्यादा मत उठाना, परंतु सामने की तरफ आपका चेहरा है, हल्का सा, बारीक सा सिर ऊपर उठा हुआ है, नन्ना सा, हल्का सा सिर उठाया हुआ है। मैं आसमान की तरफ ताकने को नहीं कह रहा हूं, सामने है आपका चेहरा, बस थोड़ा सा सिर ऊपर उठाया हुआ है, और दोनों कंधे पीछे की तरफ है, शोल्डर्स पुल्ड बैक, चेस्ट आउट, सीना बाहर की तरफ, बेली टक्ड इन, आपका पेट हल्का सा अंदर की तरफ। अगर बड़ा सा तोंद है आपको, नो प्रॉब्लम, बस हल्का सा पेट को अंदर खींचिए, ज्यादा जोर से नहीं। आपको स्वामी रामदेव की तरह पेट अंदर करने की जरूरत नहीं है। बारीक सा पेट अंदर खींचिए, बारीक सा सीना बाहर निकालिए, बारीक सा दोनों कंधे पीछे कीजिए, और पीठ सीधा करके, गर्दन सीधा रख के, सिर को हल्का सा ऊपर उठाइए, आंखें बंद रखिए। एकदम सतर्क तरीके से बैठने का पोस्चर हो गया ये, एग्जैक्टली लाइक मिलिट्री के लोग अटेंशन में जब खड़े होते हैं, सतर्क होकर खड़े होते हैं, अटेंटिव तरीके से खड़े होते हैं, हम अटेंटिव तरीके से बैठे हैं। क्यों बैठे हैं अटेंटिव तरीके से? क्योंकि अभी हम कंट्रोल्ड स्लीप करने वाले हैं, मेडिटेशन करने वाले हैं। मेडिटेशन होता है नियंत्रित निद्रा, सो हम निद्रा अवस्था में जाएंगे, अटेंटिव नहीं रहेंगे तो सो जाएंगे एक्चुअल में। तो ऐसा संभव है, इन सब के बावजूद आपको अभी मेडिटेशन करते करते नींद आ जाए। अगर नींद आ जाए, चिंता मत करना, जब नींद टूटेगी टूटेगी, और अगर नींद में चले गए तो क्लास मिस कर दोगे क्या? कुछ मिस नहीं होगा, आपका सबकॉन्शियस फिर भी सब कुछ सुन ही लेगा, समझ ही लेगा। ठीक है, तो चलिए, सीधा होके बैठिए, सतर्क होके, अलर्ट होके, शोल्डर्स पुल्ड बैक, कंधे थोड़ा पीछे, चेस्ट आउट, सीना थोड़ा बाहर, पेट हल्का सा अंदर, गर्दन सीधा, चेहरा हल्का सा ऊपर,
आंखों के पलकों को शिथिल कीजिए, रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर आईलिड्स, रिलैक्स योर फेस, पूरे चेहरे को रिलैक्स कर दीजिए, शिथिल कीजिए। सोचो अगर एक छोटा सा नन्हा बेबी, छोटा बच्चा आपके पास आकर आपके चेहरे के ऊपर अपना हाथ रखे और माथे से लेकर थोड़ी तक अपने हाथ को हल्के हाथों से नीचे की तरफ हाथ फेर दे, तो आपके माथे से जब बच्चे का हाथ जाएगा, नन्हा बच्चा एकदम छोटा बेबी शिशु, उसका हाथ आपके फोरहेड से जब नीचे की तरफ जाएगा तो आपका फोरहेड रिलैक्स हो जाएगा। आंखों के ऊपर से आंखें रिलैक्स हो जाएंगी। नाक गाल को छूते हुए उसका हाथ नीचे जा रहा है तो नाक और गाल रिलैक्स हो गए, होंठ रिलैक्स हो गए, और चिन्ह जबड़ा जो है वो भी रिलैक्स हो गया। फिर भी पॉसिबल है कि आपकी आंखें फड़फड़ा रही होंगी, होने दो, नो नेवर माइंड। पर कोशिश करना है कि आंख पे ज़्यादा ध्यान ना दें। ओवरऑल इंटेंशन बनाइए कि आंखें रिलैक्स रहेंगी, आईलिड्स रिलैक्स रहेंगे, आंखों की पलकें रिलैक्स रहेंगी। गले का जो बाहरी त्वचा है वहां पर ध्यान डालिए और अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा गले के बाहरी त्वचा को शिथिल कीजिए, रिलैक्स कीजिए। अपने चेस्ट को रिलैक्स कीजिए, सीने को रिलैक्स कीजिए। सीना तान के बैठे हो परंतु फिर भी चेस्ट को रिलैक्स कीजिए। वो जो सीना ताने हुए थे वो शायद अभी ताना हुआ नहीं रहेगा, नेवर माइंड। चेस्ट को रिलैक्स कीजिए। सीने के अंदर क्या क्या ऑर्गन्स है जरा उसको विजुलाइज कीजिए, सोचिए। आपके चेस्ट के अंदर आपके दो लंग्स हैं, फेफड़े। इस वक्त नेचुरली जो आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, इस कारण से सोचिए बस आपके फेफड़े कैसे करके साइज में बड़े हो रहे होंगे और सांस छोड़ते समय कैसे करके छोटे हो रहे होंगे। इसको विजुलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए। आपके बॉडी के अंदर आपके लंग्स ऑटोमेटिकली बड़े हो रहे हैं और जब सांस छूट जाती है ऑटोमेटिकली छोटे हो जाते हैं। फिर से जब नेचुरली आप सांस लेते हो अपने आप वो बड़े हो जाते हैं और अपने आप सांस छोड़ने पे आपके दोनों लंग्स छोटे हो जाते हैं। इसको विजुलाइज कीजिए बस, यानी मन में बस सोचिए इस बारे में। गुड एनफ, काफी है। अभी अपने हार्ट के बारे में सोचिए, हृदय के बारे में सोचिए। आपका हृदय आपके सीने के बीचों बीच है, हल्का सा नीचे की तरफ बाएं तरफ झुका हुआ है और थोड़ा सा पीछे की तरफ भी झुका हुआ है, थोड़ा बायां थोड़ा पीछे नीचे की तरफ। हार्ट का साइज कैसा होता है? आप अगर मुट्ठी बांधोगे तो आपकी मुट्ठी कितनी बड़ी होती है? मोर और लेस वैसे ही है, वैसा ही है आपका हार्ट। आपका दिल धड़क रहा है इस वक्त, आप जीवित हो। विजुलाइज कीजिए अगर आपको डायरेक्टली दिख जाता आपका खुद का हार्ट, खुद का हृदय धड़कते हुए, तो शायद वो कैसा दिखता। ऐसा बस मन में सोचिए। आपके बॉडी में, आपके सीने के अंदर आपका दिल असल में धड़क रहा है। बस कल्पना कीजिए अगर दिखता तो वो कैसा दिखता। अगर आप राइट हैंडेड हैं तो अपने दाहिने हाथ को, राइट हैंड को अपने हार्ट के ऊपर इस वक्त रखिए। अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं, लेफ्टी हैं, तो लेफ्ट हैंड को अपने हार्ट के ऊपर रखिए। थाइस के वहां से हाथ को उठा लीजिए, अपने सीने के ऊपर हाथ को रखिए, जहां पे आपका दिल है वहां पर रिलैक्स करके रखिए। दबाना नहीं है, हाथ को कड़क नहीं बनाना है। बस महसूस कीजिए आपके दिल के धड़कन को अपने हाथ से। हाथ को एडजस्ट कर लीजिए इस प्रकार से कि आप अपने दिल के धड़कन को एक्सपीरियंस कर सको अपने हाथ पे। बहुत ही सूक्ष्म तरीके से अपने दिल के धड़कन को अपने हाथ पर अनुभव कीजिए। अगर दिल के धड़कन को समझने के लिए हाथ को थोड़ा सा दबाना पड़ता है तो दबाइए, दबाने की जरूरत नहीं है तो मत दबाइए। परंतु मिनिमम ताकत लगा के, कम से कम ताकत लगा के अपने दिल के धड़कन को अनुभव करने का प्रयास कीजिए। सीना तान के बैठिए, सीधा होकर।
आसान हो जाएगा फिर ये काम करना। ओके, हाथ को वहीं पे रखिए, परंतु दिल के धड़कन को फर्दर एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं है। आपका सांस लेना और सांस छोड़ने पर आपका सीना कैसे फूलता है, छोटा होता है, उसको एक्सपीरियंस कीजिए, हाथ को हिलाए बिना। वहीं पे हाथ रखिए, अटेंशन को अपने ब्रीदिंग पे ले जाइए कि सांस के कारण आपका जो ब्रीदिंग का इफेक्ट है आपके चेस्ट पे वो कैसा हो रहा है, आपके सीने पर आपके नेचुरल ब्रीदिंग का क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे आपका सीना बड़ा हो जाता है और हल्का सा छोटा हो जाता है, बाहर आता है अंदर जाता है। सिर्फ उस पे अपने ध्यान को फोकस कीजिए। ओके, स्टॉप। हाथ को वहीं पे रखिए, हार्ट बीट पे ध्यान को ले जाइए, ब्रीदिंग से ध्यान को हटाइए, यानी सांस क्रिया से अपने ध्यान को हटाकर हृदय गति पर अपने ध्यान को ले जाइए। हाथ वहीं का वहीं है। ऑटोमेटिकली आपको महसूस होगा कि आपका ब्रीदिंग क्या कैसा हो रहा है, पर मेंटल अटेंशन वहां मत दीजिए। आपके मन को फोकस कीजिए हार्ट बीट को एक्सपीरियंस करने के लिए। जितना हो सकता है उतना काफी है। जो नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, जो हो रहा है उतना एक्सपीरियंस कीजिए बस। ओके, शिफ्ट। ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए, हार्ट बीट को भुला दीजिए, ब्रीदिंग पे अपने अटेंशन को लेके आइए। हम माइंड ट्रेनिंग कर रहे हैं, मन को नियंत्रित करने का अभ्यास कर रहे हैं, तो वही कीजिए। मन को शिफ्ट कीजिए पूरी तरह से अपने ब्रीदिंग पर, कि आप ब्रीदिंग के कारण सांस लेने पर सांस छोड़ने पर उसका क्या प्रभाव आपके सीने पे हो रहा है। टोटल तरीके से वहां पे ध्यान दीजिए, ये एक मेडिटेशन है। एकदम रिलैक्स होके शांति से आप अपने शरीर को अनुमति दे रहे हो कि भाई तुम खुद ही से ब्रीदिंग करते रहो, खुद से सांस लो, खुद से सांस छोड़ो। और आपका शरीर जो अपने आप सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, बस उसका अवेयरनेस आप अपने पास ला रहे हो। किस प्रकार से ब्रीदिंग का इफेक्ट आपके सीने पे हो रहा है, वहां पे ध्यान को केंद्रित करके। अभी के लिए आखिरी बार हार्ट बीट पे अपने ध्यान को शिफ्ट कीजिए। प्राइमरी फोकस, प्राइमरी अटेंशन, जो प्राथमिक और मुख्य अटेंशन है आपका, वो आपके हार्ट बीट पे है, ना कि सांस के लेने और सांस छोड़ने पर। हाँ, वो भी पता रहेगा, परंतु वहां पे ध्यान मत दीजिए, ध्यान दीजिए हार्ट बीट पे। शायद ही ऐसा हो पाए कि आप हाथ पे दोनों चीजें एक साथ, सॉरी, एक ही चीज एक साथ एक्सपीरियंस करोगे। अधिकतर केस में दोनों ही चीजें एक्सपीरियंस होती हैं। बस मेंटल शिफ्ट करना है, मानसिक तरीके से हार्ट बीट पे अपने अटेंशन को लेके जाना है, ध्यान को लेके जाना है। अभी अपने हाथ को वापस अपने थाइस के ऊपर ले आइए, हाथ को नीचे ले आइए जहां पे ओरिजिनली रखा था, हथेली नीचे की तरफ। मन में सोचिए, आपका जो हार्ट है, हृदय है, वो जब धड़क रहा है, अगर आप उस धड़कते हुए दिल को देख सकते अपने शरीर के अंदर, तो दिखने में कैसा होता, ये मन में कल्पना कीजिए। सामने से दिखने में कैसा होता, आपके बॉडी के राइट साइड से, दाहिनी तरफ से आपके दिल को देखते धड़कते हुए, तो शायद वो कैसा होता, कल्पना कीजिए, गेस कीजिए। अगर आप ही के धड़कते हुए दिल को पीछे से देखा जाता और आपको दिख जाता, तो दिखने में कैसा लगता वो, कल्पना कीजिए, सोचिए, विजुलाइज कीजिए, महसूस कीजिए, समझिए बात को। आप ही का धड़कता हुआ दिल आपके शरीर के अंदर पीछे से देखने पर कैसा दिखाई देता।
लेफ्ट साइड से आपके शरीर के बाएं तरफ से आपके धड़कते हुए दिल को अगर अनुभव किया जाता तो वो कैसा होता, वो अनुभव? सोचिए, डॉक्टर लोग जो स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, दोनों कानों में ईयरफोन की तरह लगाते हैं और हाथ से एक चपटा सा एक इक्विपमेंट पकड़ते हैं और हमारे सीने पे टच करके अपने कानों में हमारा दिल धड़कने का साउंड सुनते हैं। अगर आपको सुनाई देता आप ही के दिल का धड़कन, तो गेस कीजिए, कल्पना कीजिए, सुनने में कैसा होता वो? आपके दिल की धड़कन अगर आप सुन पाते तो कैसा सुनाई देता? सोचिए, कल्पना कीजिए। अभी अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए आपके पेट के बाहरी त्वचा पर। कॉन्सेंट्रेट योर सेंस ऑफ अवेयरनेस ऑन द आउटर स्किन ऑफ योर एब्डोमेन। आपके पेट के बाहरी त्वचा पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। अपने पेट को रिलैक्स कीजिए, शिथिल कीजिए। अभी अपने ध्यान को पेट के अंदर ले जाइए। आपके एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर आपके इंटेस्टाइन्स है, आंतड़ियां हैं। मुख्यतः दो प्रकार की आंतड़ी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एवं लार्ज इंटेस्टाइन। जो छोटी वाली आंतड़ी है वो मोटापे में छोटी होती है, इसके लिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। यानी उसका फैलाव जो है वो छोटा है, परंतु लंबाई में बहुत ज्यादा लंबा होता है, तो कुचुर बुचुर करके फोल्डेड अवस्था में रहता है पेट के अंदर। फाइनली पेट में नीचे की तरफ, दाहिनी तरफ, वो लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। साइज में मोटा पाइप जैसा होता है वो, शरीर में नीचे की तरफ, दाहिनी तरफ, और वहां से लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर की तरफ आता है, जहां पे आपके रिब्स हैं, पसलियां हैं, ठीक उसके नीचे से वो बाएं तरफ मुड़ जाता है। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन ऊपर की तरफ आ रहा है इसको असेंडिंग कोलोन कहते हैं। और शरीर में पसलियों के नीचे, रिब्स के नीचे से बॉडी में राइट से लेफ्ट की तरफ जब जाता है इसको ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं। और बाएं पहुंचकर वहां से नीचे से रेक्टम की तरफ जाता है, जहां से पैखाना निकल जाएगा। इस वाले सेक्शन को डिसेंडिंग कोलोन कहते हैं। आप जब खाना खाते हो, खाने की नली जो गले से उतर के पेट तक पहुंच रहा है, पसलियों के थोड़ा नीचे तक, वहां पहुंचने पर हल्का सा बाएं तरफ एक थैली जैसी जगह होती है जिसको स्टमक कहा जाता है। उस थैली के खत्म होने के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है। ये जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो गला जैसा जगह है, गर्दन जो है, इसको डिओडेनम कहते हैं। इस डिओडेनम से एक पाइप ऊपर की तरफ जाती है, एक डक्ट या पाइप ऊपर की तरफ जाती है और जाकर पैनक्रियास के साथ मिल जाता है। इसको पैनक्रियाटिक डक्ट कहा जाता है। परंतु यही पाइप लिवर में भी जाता है और गॉल ब्लैडर में भी जाता है। इसके लिए इसको कॉमन पाइप कहते हैं या कॉमन पैनक्रियाटिक डक्ट कहते हैं। शरीर में दाहिनी तरफ बड़ा सा एक ऑर्गन होता है जो थोड़ा सा शरीर के बीच में होते हुए लेफ्ट तरफ भी आ जाता है, बाएं तरफ भी आ जाता है, ट्रायंगुलर शेप का है, इसको लिवर कहते हैं। ये शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, लिवर। लिवर कई काम करता है शरीर में, जिनमें से एक काम है बाइल प्रोडक्शन। जैसे बर्तन धोने के लिए
हम साबुन यूज करते हैं, विम, प्रिल वगैरह वगैरह। तो अगर स्टील की थाली है, उसमें बहुत सारा तेल या घी लगा हुआ है, खाना खाने के बाद नलके के नीचे बर्तन को रखने से, थाली को रखने से, वो जो तेल तेल जगह है वो साफ नहीं होता है। वहां पे डिटर्जेंट देना पड़ता है, साबुन, बर्तन का साबुन लगाना पड़ता है, तब वो धुल जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो तेल तेल जैसा जो लगा हुआ था थाली में, वो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उसके, उस साबुन से। ये जो बाइल है, लीवर में प्रोडक्शन होता है, इसका भी वही काम है। हम कोई भी चिकनाई का खाना जब खाते हैं, घी, मक्खन, दही, तेल, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए तोड़ना पड़ता है। लिवर बाइल प्रोडक्शन करता है। ये लिवर से बाइल प्रोडक्शन होकर गॉल ब्लैडर में चला जाता है। एक छोटा सा पाउच है लिवर के पास, शरीर में हल्का सा पीछे की तरफ, लिवर के पीछे की तरफ, दाहिनी तरफ, पीछे की तरफ, दाहिनी तरफ कह लीजिए। इसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। लिवर में जो बाइल प्रोडक्शन होता है, अगर लिवर खराब है, लिवर में कोई बीमारी है, तो लिवर कोलेस्ट्रॉल भी प्रोडक्शन करता है। एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, एक खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। परंतु अगर लिवर ही खराब है, तो दोनों कोलेस्ट्रॉल, अच्छा वाला खराब वाला, दोनों ही खराब तरीके से प्रोडक्शन होते हैं। यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल खराब तरीके से तैयार होता है, और खराब कोलेस्ट्रॉल और भी ज्यादा खराब तरीके से तैयार होता है। कोलेस्ट्रॉल जो एक चिपचिपा पदार्थ होता है। बाइल के साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल कभी कभी गॉल ब्लैडर में चला जाता है। चूंकि वो चिपचिपा है, अड़ोस पड़ोस के बाकी खराब कोलेस्ट्रॉल भी उस पर चिपक जाते हैं, तो पथरी बन जाता है, उसको गॉल स्टोन कहते हैं। और वो जब गॉल ब्लैडर से बाहर निकल नहीं पाता है, तो गॉल ब्लैडर को अंदर से खरोचता रहता है, तो दर्द वगैरह होता है। गॉल ब्लैडर के अंदर ये जो बाइल है, कुछ 20 मिनट के लिए रहता है, और 20 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली वो पंप करके बाहर निकल जाता है, और कॉमन पैनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए डिओडेनम पहुंचता है। वो जो 20 मिनट ये गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल रहा, उस दौरान वो घना बन जाता है, कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, और ये कॉन्सेंट्रेटेड बाइल कॉमन पैनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए पहुंचता है डिओडेनम, और हमारे खाने में जो कुछ तेल वेल, घी वगैरह था, मक्खन वगैरह था, उसको तोड़ देता है और डाइजेस्ट करने में सहायता करता है। गॉल ब्लैडर नहीं होने से, या लीवर खराब, गॉल ब्लैडर खराब होने से, कोलेस्ट्रॉल वगैरह होने से डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, गैस होता है, एसिडिटी होता है, कई प्रॉब्लम्स होते हैं। पैनक्रियास इंसुलिन नाम के हार्मोन को प्रोडक्शन करता है। हम हीलिंग सीखेंगे ना, इसके लिए कुछ बातें बता रहा हूं, आंखें बंद रखिए, मेरी आवाज को सुनते रहिए बस, साथ साथ मेडिटेशन अपने आप होगा। अच्छा, थोड़ा और गहराई में जाते हैं मेडिटेशन में, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं अभी 10 से लेकर 1 तक गिनूंगा, 10 to 1 काउंट करूंगा। आप बस मेरी आवाज को सुनते रहना। एक की संख्या पर आपका मन पहले से अधिक गहराई पे प्रवेश कर चुका होगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। एक की संख्या पर आपका मन पहले से अधिक गहराई पे प्रवेश कर चुका होगा। 2, 1। आपका मन पहले से अधिक गहराई पे प्रवेश कर चुका है। मन ही मन खुद को कहिए कि आवाजें मुझे डिस्टर्ब नहीं करती हैं, विचलित नहीं करती हैं, बल्कि वे मुझे एकाग्र होने में सहायता करती हैं। मेरी पहले से
अधिक एकाग्रता है। मन ही मन खुद को कहिए, किसी प्रकार की ध्वनि या किसी आपातकालीन अवस्था में, इमरजेंसी में मेरी आंखें खुल जाएंगी, मैं सचेत हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, मैं सतर्क हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, और मुझे तुरंत परिस्थिति को संभालने की मुझ में क्षमता रहेगी। मैं स्वस्थ रहूंगा या रहूंगी, मेरा जीवन सामान्य रहेगा, यानी नॉर्मल रहेगा, यानी इमरजेंसी का कोई इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होगा। किसी खतरे की अवस्था पे या आपातकालीन स्थिति में मैं स्वयं से तुरंत आंखें खोलूंगा या खोलूंगी, मैं सतर्क रहूंगा या रहूंगी, और परिस्थिति को संभालने की मुझ में संपूर्ण क्षमता रहेगी, मैं स्वस्थ रहूंगा या रहूंगी। ऐसा खुद को कहकर आपने अपने माइंड को प्रोग्राम कर दिया है कि किसी डेंजर या इमरजेंसी में आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, आपकी आंखें अपने आप खुल जाएंगी और आप आत्म नियंत्रण में रहोगे, और जो भी सिचुएशन है उसको ऑप्टिमल तरीके से इंटेलिजेंस के साथ हैंडल करने की आप में क्षमता रहेगी। और अंत में, एट द एंड ऑफ इट ऑल, सब कुछ खत्म हो जाने के बाद, समाप्त हो जाने के बाद, यानी इमरजेंसी समाप्त हो जाने के बाद, आप स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, सुखी रहेंगे। इसे काइंड ऑफ मेंटल प्रोग्रामिंग कहा जाता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम तो हीलिंग सीख रहे हैं, तो बॉडी के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी होता है। तो आपका जो स्टमक है और लिवर है, लिवर के नीचे से, स्टमक के पीछे से एक लंबा सा ऑर्गन जाता है जिसको पैनक्रियास कहते हैं। ये शरीर का बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव ऑर्गन होता है। पैनक्रियास का जो प्राइमरी काम है वो है इंसुलिन नाम के हार्मोन को सृष्टि करना, क्रिएट करना। अगर पैनक्रियास में कोई समस्या होती है तो इंसुलिन प्रोडक्शन सही समय में, सही मात्रा में और सही क्वालिटी का नहीं हो पाता है। ऐसे व्यक्ति को डायबिटीज का पेशेंट कहा जाता है। इस वक्त जब आप पैनक्रियास के बारे में सोच रहे हो, एक लंबा सा ऑर्गन आपके स्टमक के नीचे से जा रहा है, लिवर के पीछे से जा रहा है, दाहिनी तरफ से लेफ्ट साइड में पीछे की तरफ पहुंचता है किडनी के पास। तो पैनक्रियास का जो हेड है, सिर है, वो राइट साइड में है, लिवर के करीब, और जो टेल है, पूंछ है, वो लेफ्ट किडनी के पास होता है। कभी कभी कमर में पीछे की तरफ दर्द होने से जरूरी नहीं है कि वो किडनी का प्रॉब्लम के कारण दर्द हो रहा है, वो पैनक्रियास के प्रॉब्लम के कारण भी दर्द हो सकता है। अभी जब आप अपने पैनक्रियास के बारे में सोच रहे हो, ऑटोमेटिकली, इमीडिएटली आपके मन में क्या आता है कि पैनक्रियास के ऊपर काले रंग के धब्बे हैं या सफेद रंग के धब्बे हैं, या कोई धब्बा है ही नहीं। अगर किसी भी हल्के रंग का धब्बा है तो हाइपोग्लाइसेमिया को रेफर कर रहा है, और किसी भी डार्क कलर का धब्बा है या धब्बे हैं तो वो डायबिटीज को की संभावना जता रहा है। तो अगर इमीडिएटली आपको कुछ लगा कि कुछ घने या डार्क पैचेस हैं, मन ही मन कल्पना करके उस डार्क पैच को हटा दीजिए, और अगर हल्के पैच हैं उनको भी हटा दीजिए। बस सोचिए, पूरा का पूरा पैनक्रियास एक ही तरीके का है। जब मन में ये एक भावना हो चुकी होगी कि आपका पैनक्रियास एक ही तरीके का है, इसमें कोई शेड का डिफरेंस नहीं है, ना डार्क ना लाइट, ना गाढ़ा ना हल्का, तब मन ही मन एक स्टिकर लगा दीजिए पैनक्रियास के ऊपर। जैसे सेब के ऊपर ओके करके एक स्टिकर रहता है ना कभी कभी, सो पैनक्रियास के ऊपर एक मन ही मन एक काल्पनिक स्टिकर लगा दीजिए। एक गोल्डन कलर का स्टिकर होगा,
मन में सोचिए, उसमें लिखा है क्वालिटी ओके, यानी आपका पैनक्रियास अच्छे क्वालिटी का है। और उसके पास एक स्माइली का स्टिकर लगा दीजिए कि आपका पैनक्रियास स्माइल कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। और सोचिए ये गोल्डन कलर का स्माइली और ये गोल्डन कलर का क्वालिटी ओके का सर्टिफिकेट, ये दोनों घुल के पैनक्रियास में समा गए हैं और आपका पैनक्रियास एकदम तरोताजा हो गया है, पिंक ऑफ हेल्थ, एकदम गुलाबी, स्वस्थ, स्वस्थपूर्ण अवस्था में परिवर्तित हो चुका है। अच्छा, जो लिवर के बारे में सोच रहे थे, पहला इंप्रेशन आपके मन में क्या आ रहा है? ये जो लिवर है आपका, ये क्या डल है, फीका है या चमकदार है? पहला इंप्रेशन आपके मन में क्या लगता है? आपका खुद का लिवर आपको दिख तो नहीं रहा है, मैं देखने को कह भी नहीं रहा हूं, बस आपके मन में क्या सोच आ रही है? जैसे मैंने प्रश्न पूछा तो इमीडिएट फर्स्ट इंप्रेशन क्या था कि आपका खुद का लिवर फीका या चमकीला? अगर फीका फीका सा है यानी लिवर बीमार है, लिवर में कुछ ना कुछ बीमारी है। अगर चमकीला है तो अच्छा होने की संभावना है, गारंटी नहीं है, संभावना है। अच्छा, जो दो किडनी आपके शरीर में पीछे की तरफ है, कमर के पास पीछे की तरफ दो किडनी है, राजमा की तरह दिखते हैं। एक किडनी थोड़ा ऊपर हो सकता है, एक थोड़ा नीचे हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है, ये सब साधारण बातें हैं। अभी के लिए इतना काफी है, आगे बढ़ते हैं। अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए आपके जांघों के ऊपर। कॉन्सेंट्रेट योर अवेयरनेस ऑन योर थाइज। आपके दो हाथ आपके थाइज के ऊपर रखे हुए हैं। थाइज को रिलैक्स कीजिए, थाइज के सारे मसल्स को रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स योर थाइज। आपके जांघों के अंदर जो दो हड्डियां हैं, उनके सूक्ष्म कंपन को अनुभव कीजिए। सेंस द वाइब्रेशन ऑफ द बोन्स विद इन योर थाइज। आपके थाइज के अंदर हड्डियों के सूक्ष्म कंपन को अनुभव कीजिए। बाय नाउ दे शुड बी इजिली डिटेक्टेबल। अभी तक आप उनको बहुत ही आसानी से महसूस कर सकोगे। अपने दोनों घुटनों को रिलैक्स कीजिए। दोनों पिंडलियों को रिलैक्स कीजिए, काफ मसल्स, पिंडली कहते हैं इसको। रिलैक्स योर काफ्स। घुटने के नीचे पीछे की तरफ के मसल्स पिंडलियां हैं, इनको रिलैक्स कीजिए। एंकल्स को रिलैक्स कीजिए। पैरों के तलवों को रिलैक्स कीजिए। पैरों की उंगलियों को रिलैक्स कर दीजिए। सोचिए, महसूस कीजिए आपके पैरों की उंगलियां कितनी शिथिल हैं, कितनी रिलैक्स्ड हैं। एक गहरी सांस लीजिए, आहिस्ते से सांस को छोड़िए और शरीर को और भी ज्यादा रिलैक्स कर दीजिए। अभी मैं 1 से लेकर 5 तक गिनूंगा। 5 की संख्या पे आप अपनी आंखें खोलेंगे, सजाग होंगे, सचेत होंगे, पहले से बेहतर अनुभव करेंगे। 1, 2, 3। 5 की संख्या पे आंखें खोलेंगे, सजाग होंगे, सचेत होंगे, पहले से बेहतर अनुभव करेंगे। 4, 5। आंखें खोलिए, सजाग होइए, सचेत होइए, पहले से बेहतर अनुभव करना है। इसके लिए शरीर को थोड़ा सा अंगड़ाई ले लीजिए, मसल्स को थोड़ा सा मूव कीजिए, इधर उधर घूमिए, गर्दन को आगे पीछे बाएं दाएं हिलाइए।